एवरीवन, वेलकम टू अपनी कक्षा। मैं हूं आपका युवराज भैया और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक नए लेवल पे जाने वाले हैं। नए लेवल पे जाने के पहले आइए देखते हैं कि हमने लास्ट सेशन में क्या देखा और उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे इस पर्टिकुलर सेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, हकील अंकल ने हमें यह बताया कि अगर आपका कंपाउंड एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक में से एक भी कंडीशन को अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आपका कंपाउंड होगा एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब देखो, अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है कुछ इस तरीके से और यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है, क्या ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है? देखो भाई, ये पर्टिकुलर कार्बन पे दो हाइड्रोजन्स लगे हैं, मतलब यहां पर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ये है तो आपका ये कंपाउंड सबसे पहली बात तो प्लेनर ही नहीं है। ये क्या है? ये नॉन प्लेनर कंपाउंड है। ठीक है, ये एक नॉन प्लेनर कंपाउंड है। अब क्या यहां पर कॉन्जुगेशन है? कॉन्जुगेशन यहां पर ब्रेक हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया। तो क्या कॉन्जुगेशन है? कॉन्जुगेशन भी नहीं है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर कंपाउंड एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या है? एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। अब अगर मैं कोई एक इस तरीके से, चलो ये बताओ ये क्या है? यहां पे तो कॉन्जुगेशन भी है, सारे sp2 भी है ना, प्लेनर भी है, लेकिन ये एक ओपन चेन है, ओपन चेन कंपाउंड है। मतलब ये एक नॉन साइक्लिक कंपाउंड है। कंपाउंड, थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है मेरी, सर्दी सुर्दी हो गई थोड़ी, है ना, तो इसीलिए आपको बीच बीच में ऐसे आवाज आ रही होगी। नॉन साइक्लिक कंपाउंड ये है। तो अगर ये नॉन साइक्लिक है, मतलब कि साइक्लिक वाला रूल इसने तोड़ दिया, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे देयरफॉर दिस इज अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर बात है? तो ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के दोनों एग्जांपल्स हैं। एकदम सिंपल है यार, कोई भी रूल अगर फॉलो नहीं किया, ठीक है, हकेल्स रूल्स हो गया, साइक्लिक असाइक्लिक वाला चीज हो गया, प्लेनरिटी वाली चीज हो गई, कॉन्जुगेटेड वाली चीज हो गई, ये सारी चीजें, इनमें से कोई भी एक कह रहा हूं मैं, दो की बात तो छोड़ो दूर, कोई भी एक यदि सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो वो गिवन पर्टिकुलर कंपाउंड एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। क्या बात आपके समझ में आ रही है? और अगर हां तो एक बार फटाफट इसे नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो आइए अब कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं यहां पर। अब यहां पे तो मुझे भी नहीं पता है कि कौन सा यहां पर एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखो भाई, कैसे पहचानना है? सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे यहां पे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब हम इसे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। 2 और 2 यहां पर हो गए 4 और 2 हो गए यहां पर 6। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है, जिससे हमें यह समझ में आ गया कि हकेल रूल इसने फॉलो कर लिया है। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या ये साइक्लिक है? जी हां, ये साइक्लिक है। क्या ये प्लेनर है? जी हां, ये प्लेनर है। क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? तो जी हां, ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी है। इसका मतलब ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ये क्या है? ये एरोमेटिक है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, अब यहां पर है 2 लोन पेयर, यहां पे है 2 लोन पेयर। अच्छा, एक चीज आपको ये चेक करनी है कि आपके पास रिंग में कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नहीं होना चाहिए। sp2 होगा तो वेरी गुड, sp3 होगा तो आप वहां पर उसे बिल्कुल खारिज कर दीजिएगा। देखो, अब यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, ये कोई sp3 कार्बन है क्या? नहीं, ये sp2 ही है। क्लियर है? ओके, अब देखो भाई ध्यान से, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहां पे है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि 4n वाला हकेल रूल इसने फॉलो कर लिया है। मतलब
ये शायद एंटी एरोमेटिक हो सकता है। लेकिन अभी देखो, क्या ये साइक्लिक है? जी हां है। क्या ये प्लेनर है? जी हां है। क्या ये कॉन्जुगेटेड है? तो जी हां, ये कॉन्जुगेटेड भी है। मतलब क्योंकि यहां पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एक एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर है? अब यहां देखिए, एक रेडिकल यहां पर प्रेजेंट है। ये रेडिकल है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, एक पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर है, उसके बाद 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहां टोटल 3 हो गए, 4 और 5, तो यहां पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 5 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे बताइए, मैंने आपको ये बताया था कि यदि कोई पर्टिकुलर एटम कोई भी इन चारों में से, यानी कि हकेल्स रूल, प्लेनैरिटी, कॉन्जुगेशन और एक और कौन सा बचा हमारा? साइक्लिक। हाँ, इन चारों में से कोई भी एक रूल पे कट कर देता है तो आपका वो पर्टिकुलर कंपाउंड एक नॉन एरोमेटिक सिस्टम होगा। ठीक है? तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं 5 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, और ना ही ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले हकेल रूल को फॉलो कर रहा है और ना ही 4n वाले रूल को फॉलो कर रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, और बाकी चीजें पे तो ये टिक मार रहा है, लेकिन हकेल रूल इसने फॉलो नहीं किया है, तो इसे हम कहेंगे कि ये एक नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है? अब आ जाओ यहां पे, यहां देखते से ही हम अगर काउंट करें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को, तो 2 और 2 यहां पे हो गए 4। ठीक है? तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, हकेल रूल इसने फॉलो कर लिया है। क्योंकि यहां पर एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, जिसके कारण अब यह मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, यह एक प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है? साइक्लिक ये है, प्लेनर नहीं है। क्यों? क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज अगर होता तो ये प्लेनर होता, लेकिन sp3 है तो ये प्लेनर नहीं है। इसीलिए हम इस पर्टिकुलर कंपाउंड को क्या कहेंगे? ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बात समझ में आ रही है? और बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले फटाफट इसे नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अब और 4 एग्जांपल्स यहां पर है। अब इनमें भी हम देखेंगे कि कौन सा एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। देखो भाई, पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, यहां पर 1 और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के रूल को ये फॉलो कर रहा है। क्या ये प्लेनर है? जी हां, ये प्लेनर है। क्या ये साइक्लिक है? जी हां, ये साइक्लिक है। क्या ये कॉन्जुगेटेड है? जी हां, ये कॉन्जुगेटेड भी है। तो आपका ये जो मॉलिक्यूल है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है? अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है भाई? 2 और 2, यहां पे हो गए 4, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये 4n वाले हकेल रूल को फॉलो कर रहा है। यस, ओके। उसके बाद प्लेनर है, साइक्लिक भी है, और यहां पे कॉन्जुगेटेड भी है। तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे एंटी एरोमेटिक कहेंगे, एंटी एरोमेटिक। ये क्या है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि ये 4n वाले रूल को फॉलो कर रहा है। ओके, अब आ जाओ यहां पर, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है भाई? यहां पर 1 2 3, मात्र 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ना ही ये 4n वाले रूल को फॉलो कर रहा है, ना ही ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब ये हकेल रूल को फॉलो नहीं कर रहा। अब क्या ये प्लेनर है? देखो, प्लेनर होगा, साइक्लिक होगा, कॉन्जुगेटेड होगा, लेकिन ये हकेल रूल को फॉलो अगर नहीं कर रहा है तो हम इसे कहेंगे कि ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ये क्या है? एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। चलिए अब यहां बताइए, यहां पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो फॉलो तो कर रहा है हकेल रूल को, लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो इधर
sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, इस वजह से ये प्लेनर नहीं है। कॉन्जुगेटेड होगा और साइक्लिक भी होगा, लेकिन प्लेनर ये नहीं है, इसीलिए हम इसे भी कहते हैं कि आप महाशय जी एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। 3 मेंबर्ड में भी हमने सारी पॉसिबिलिटीज देख ली, इसके पहले 5 मेंबर्ड की सारी पॉसिबिलिटीज हमने देखी थी। तो फटाफट इसे भी नोट करिए, फिर और बेहतरीन से कंपाउंड में देखते हैं क्या वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट आते हैं 2 बेहतरीन से कंपाउंड्स, इनके बारे में पढ़ना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहां से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि यहां पे कुछ अलग है। क्या है? इसे हम कहते हैं साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। ठीक है, क्योंकि देखिए साइक्लो है, साइक्लिक कंपाउंड है, ऑक्टा यानी कि 8 कार्बन है और 4 यहां पे ईन ग्रुप है, तो इसीलिए साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। और यहां पे इसका नाम यानी शॉर्ट फॉर्म में हम कहेंगे COT। शुड बी एंटी एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, बट इट इज नॉन एरोमेटिक, लेकिन ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। एंटी एरोमेटिक क्यों होना चाहिए था भाई? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पे है, मतलब कि 4n वाले हकेल रूल को ये फॉलो कर रहा है, राइट? तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, देयरफॉर एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये होता है एक टब शेप्ड स्ट्रक्चर। कुछ इस तरीके से देखो भाई ध्यान से, इस तरीके से टब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इसे कहा जाता है टब शेप्ड। ठीक है, टब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इसका, और इस वजह से होता यह है कि ये प्लेनर नहीं होता। यहां पर आप देखेंगे जो ऑर्बिटल्स हैं ये एक प्लेन में नहीं है, तो ये कॉन्जुगेशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये एक प्लेन में नहीं है तो ये कॉन्जुगेशन नहीं कर पाते, यहां पर रेजोनेंस नहीं हो पाता। और साथ ही में क्योंकि प्लेन के बाहर है, हमारे पास तो कंडीशंस हैं कि प्लेनर होना चाहिए, तभी आप उसे एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कहेंगे। तो यहां पर ये प्लेनर नहीं होने के कारण देयरफॉर as it is non-planar compound, so it is a non-aromatic compound। कौन सा कंपाउंड है? non-aromatic कंपाउंड। क्लियर बात है? नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था। बेसिकली इस रूल के हिसाब से अगर हम इस स्ट्रक्चर को 2D में देखें तो ये लगभग एंटी एरोमेटिक लगता है, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक है नहीं, ये नॉन एरोमेटिक है क्योंकि इसका जो शेप है वो टब शेप है। क्लियर बात है? अब आ जाइए नीचे, यहां पर एक कंपाउंड है जिसे हम एनुलिन कहते हैं। 10 एनुलिन हैज 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या है? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखकर ये एरोमेटिक होना चाहिए था, विच सैटिस्फाई द हकेल्स रूल, बट a planar molecule would place the 2 hydrogen atoms inside the ring too close to each other, so the ring becomes non-planar to relieve the strain। होता क्या है, अगर आपका ये जो 2 रिंग्स आपको दिख रही है, ये अगर एक प्लेन में होती तो जो हाइड्रोजन्स होते वो कुछ इस तरीके से होते, राइट? अब इस तरीके से हाइड्रोजन्स होने के कारण इनके बीच में स्टेरिक हिंडरेंस होता, तो इस स्टेरिक हिंडरेंस को नलीफाई करने के लिए या फिर हम कहेंगे कि कम करने के लिए ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ये एक प्लेन में नहीं होता, ये प्लेनर नहीं होता है, ये भी नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। देखकर हमें ऐसा लगेगा कि भैया यहां पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हकेल रूल को फॉलो कर रहा है, दिख तो प्लेनर रहा है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, तो ये एरोमेटिक होना चाहिए, राइट? इसके वजह से तो ये एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं होता। ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर कंपाउंड है, नॉन प्लेनर हो जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन हाइड्रोजन का स्ट्रेन। इस स्ट्रेन की वजह से ये नॉन प्लेनर हो जाता है और इसीलिए हम इसे कहते हैं देयरफॉर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड।
नॉन एरोमेटिक कंपाउंड ये होता है। क्या बात समझ में आ गई? तो ये दो चीजें एक्सेप्शन है, आपको इस बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं डायरेक्टली, और पूछे गए हैं। ये वाला क्वेश्चन तो पूछा गया भैया, तो ध्यान रखना है इस चीज का। अब शायद ये वाला क्वेश्चन भी आ जाए, इसके जैसा और कोई क्वेश्चन आ जाए, और भी बढ़िया से एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, इसकी आप चिंता ना करें। आप इसे फटाफट से नोट करिए, बढ़िया तरीके से इसे स्टार मार्क करिए, क्योंकि ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अब और कुछ बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, आइए इन्हें भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। देखो भाई, सबसे पहले हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4। अब बात आती है कि भैया यहां पर भी लोन पेयर है और यहां पर भी लोन पेयर है, क्या ये वाले लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्ट ले सकते हैं या फिर रेजोनेंस में पार्ट ले सकते हैं? तो नहीं, ये नहीं ले सकते, क्योंकि एक लोकलाइज्ड है, ये यहां पर नहीं जा पाएंगे, रेजोनेंस नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहां पर अगर आप देखिए, ऑक्सीजन के पास जो 2 लोन पेयर है, इसमें से एक लोन पेयर जरूर जा सकता है। तो टोटल अगर हम लोग करें तो यहां पर आता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पर, मतलब कि हकेल रूल को ये फॉलो कर रहा है। साथ ही में क्या ये प्लेनर है? जी हां, ये प्लेनर है। क्या ये साइक्लिक है? जी हां, ये साइक्लिक है। क्या ये कॉन्जुगेटेड है? जी हां, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। मतलब आपका जो कंपाउंड है ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो यहां पर लिख दीजिए भैया, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पे। देखो, अब सीधा बता रहा हूं कि अगर आपको यहां पर कोई sp, देखो नो डाउट यहां पर एक हाइड्रोजन है, ये एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। अगर आपको यदि कोई sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम इस मॉलिक्यूल में मिल जाए, चाहे कोई भी मॉलिक्यूल हो वो, तो वो सीधा सीधा नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो आप इसे नॉन एरोमेटिक कह दीजिए, बाकी कोई चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है। नॉन एरोमेटिक क्यों? क्योंकि ये प्लेनर नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए, यहां पर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। राइट, यहां पर क्या कोई लोन पेयर है? नहीं है। अगर होता तो हम उसे इंक्लूड कर देते, क्योंकि वो जाता रेजोनेंस में, लेकिन यहां पर लोन पेयर ही नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है। राइट, तो यहां पर अगर हाइब्रिडाइजेशन इसका निकालते हैं तो ये आ जाएगा लगभग sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब ये भी हमारा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, मतलब कि एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट आ जाइए भाई, यहां पर क्या ये sp3 है? नहीं, ये sp2 है। ठीक है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। उसके बाद अगर हम लोग काउंट करें तो यहां पर 2, यहां पर 2, कितने हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो कि इन्वॉल्व होंगे बॉन्डिंग में। तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड जो है ये एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, मतलब कि ये हकेल रूल को फॉलो कर रहा है। क्या ये एक प्लेनर कंपाउंड है? जी हां, ये एक प्लेनर कंपाउंड है। क्या ये एक साइक्लिक कंपाउंड है? यस, दिस इज अ साइक्लिक कंपाउंड। क्या ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? जी हां, ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो फाइनल हम ये बता सकते हैं कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट फाइनली यहां पर आ जाते हैं, तो यहां पर है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे हो गए 4, और ये हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर टोटल हम लोग कर लें तो ये कितने हो गए? ये हो गए टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है भाई, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि फॉरेन रूल को ये फॉलो कर रहा है। उसके बाद में क्या ये प्लेनर है? जी हां, ये प्लेनर है। क्या ये साइक्लिक है? जी हां, ये साइक्लिक है। उसके बाद क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? तो जी हां, ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। मतलब आपका जो कंपाउंड है ये एक एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि ये यहां पर फॉरेन वाला हकेल रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर बात है, ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इस तरीके से आपको बताना है कि प्लेनर कंपाउंड अगर है
तो आप उसे कह दीजिए कि भैया यहां पर ये एक एरोमेटिक हो सकता है या फिर एंटी एरोमेटिक हो सकता है। लेकिन अगर कंपाउंड प्लेनर ही नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम उसमें अगर यदि नजर आ जाए तो सीधा सीधा उसे नॉन एरोमेटिक आप कह दीजिए। क्लियर बात है, नॉन एरोमेटिक वो होगा। तो इस तरीके से आपको एंटी एरोमेटिक कौन सा है, एरोमेटिक कौन सा, नॉन एरोमेटिक कौन सा है, ये पता होना चाहिए। इतने सारे एग्जांपल्स हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है और इसकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होती है उतनी अच्छे से चीजें हमें क्लियर होती है। ठीक है, तो फटाफट से नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब ध्यान से देखिए इस रिंग को, ये जो दो रिंग आपस में अटैच्ड हैं इसका क्या मामला है। देखो भाई, पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, देखो 1 2 3 4, राइट। और इसमें से एक यूज होगा क्योंकि वो जाएगा कॉन्जुगेशन में। इसके बाद यहां पर है 1 2 3 4। ये रिंग में अगर हमने देखा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमें मिले, ये रिंग में देखा तो मात्र 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमें मिले। भैया ये तो कंफ्यूजन है, इसके हिसाब से ये तो एरोमेटिक है और ये वाला तो एंटी एरोमेटिक है। तो अब करें क्या? देखो भाई, यहां पर हम इस पर्टिकुलर चीज को वापस से बना लेते हैं। यहां पे है अपने पास में बेंजीन रिंग जिसमें एक ऑक्सीजन है यहां पर और 2 लोन पेयर इसके दर्शाए हुए हैं। उसके बाद यहां पे एक डबल बॉन्ड है, यहां पे एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, और यहां पे 5 मेंबर्ड एक रिंग है और इस 5 मेंबर्ड रिंग में यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब ये जो लोन पेयर है ये नो डाउट यहां पर ट्रैवल करेगा और उसके बाद ये डबल बॉन्ड टूटकर इस पर्टिकुलर कार्बन पे आएगा एक नेगेटिव चार्ज। अब जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज यहां पे आ जाता है तो अब हमारा जो नया कंपाउंड बन के आएगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो भाई, यहां पे ऑक्सीजन है, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे इस तरीके से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हुआ हुआ यहां पर एक 5 मेंबर्ड रिंग जिसमें यहां पर और यहां पे डबल बॉन्ड है और इधर है नेगेटिव चार्ज। अब काउंट करो इलेक्ट्रॉन्स। देखो भाई, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 2 3 4 5 6। यहां ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यहां पर 6 है, इसके हिसाब से 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पे है, राइट। ये वाला मॉलिक्यूल ही बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। अब देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पे है, वेरी नाइस। यहां पर देखो, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल यहां इस रिंग में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दोनों की दोनों क्या है? एरोमेटिक है, मतलब पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ही एरोमेटिक है। तो ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल एरोमेटिक कंपाउंड है। तो आपको इस तरीके की चीजें भी करके देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जो आता है वो फटाफट चिपका दिया और बस बात बन गई, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा बेसिक आपका नॉलेज भी लगाना होता है, थोड़ा सोचना होता है, थोड़े लॉजिक लगाने होते हैं, ठीक है, समझ गया। चलो फटाफट इसे कॉपी करो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ने के पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है तो वो थोड़ा सा स्टेबल है, ठीक है। एरोमेटिक है तो बढ़िया स्टेबल है, एंटी एरोमेटिक है तो भी वो स्टेबल ही है, लेकिन वो नॉन एरोमेटिक होता है तब वो थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, ठीक है। मतलब अगर कोई इंसान है जैसे कि वो स्टेबल होने के लिए मेहनत करता है, वैसे ही ये जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ये भी स्टेबल होने के लिए मेहनत करते हैं, मतलब एरोमेटिक होने के लिए या फिर एंटी एरोमेटिक होने के लिए मेहनत करते हैं। अब ऐसा ही कुछ केमिकल लोचा जो इनके अंदर होता है वो हम देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहला यहां पर है 2-साइक्लोपेंटाडाइन इज हाईली एसिडिक बिकॉज इट्स एनायन इज एरोमेटिक। ये कह रहे हैं कि आपके पास यदि साइक्लोपेंटाडाइन है, देखो भाई कैसा दिखता है साइक्लोपेंटाडाइन, 5 मेंबर्ड यहां पे रिंग है, इधर और इधर डबल बॉन्ड है, यहां पे क्या है? हाइड्रोजन्स, ठीक है। ये क्या है? साइक्लोपेंटाडाइन। अब कहा यह जा रहा है कि जो साइक्लोपेंटाडाइन है वो काफी एसिडिक होता है नेचर में। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स मतलब कि H पॉजिटिव डोनेट करने वाला, इतना पता है ना, H पॉजिटिव डोनेट करने वाला। अब जब H पॉजिटिव डोनेट जो बहुत अच्छे से कर पाता है उसे हम अच्छा एसिड कहते हैं, राइट। तो हम ऐसे डिसाइड कैसे करेंगे कि ये पर्टिकुलर चीज बहुत अच्छे से H पॉजिटिव देगा? देखो ये पर्टिकुलर कंपाउंड यहां पर जो कार्बन है ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब ये प्लेनर तो नहीं है, मतलब ये एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। साथ ही में अगर हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो यहां पर 1 2 3 4, कितने? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है सिर्फ,
राइट, तो एरोमेटिक तो नहीं है। ये जो कंपाउंड है ये चाहेगा कि भैया कुछ ना कुछ केमिकल लोचा हो जाए और मैं एक एरोमेटिक कंपाउंड बन जाऊं या फिर एंटी एरोमेटिक बन जाऊं तो शायद बात बन जाएगी, राइट। वैसे ये कंपाउंड है नॉन एरोमेटिक अभी। तो होता क्या है, अगर ये इस पर्टिकुलर एक H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर दे, राइट, इस एक H पॉजिटिव आयन को ये डोनेट कर दे तो आपका जो नया कंपाउंड है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे एक H पॉजिटिव, ठीक है, एक H पॉजिटिव, और यहां पे आ गया है अब निगेटिव चार्ज। इस H पॉजिटिव को थोड़ा सा दूर कर देते हैं, यहां पे आ गया प्लस H पॉजिटिव, और यहां पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इसने एक हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया है। अब काउंट करो आप नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, काउंट करो भाई। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। वेरी नाइस। sp2 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 प्लेनर कंपाउंड है, प्लेनर। साइक्लिक है, हां साइक्लिक तो है। क्या ये कॉन्जुगेटेड है? जी हां बिल्कुल, ये जो लोन पेयर है ये जाएगा इधर, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस में जाएगा, कॉन्जुगेटेड भी है। मतलब सारी की सारी कंडीशंस यहां पर सेटिस्फाई हो रही है। मतलब ये जो मॉलिक्यूल है हमारा ये है एक एरोमेटिक कंपाउंड। अब एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये अब एरोमेटिक बन गया। पहले क्या था? पहले ये था नॉन एरोमेटिक। क्या था? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड था। अब एक H पॉजिटिव डोनेट करने के बाद इसके माथे पर यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया है और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से अब सारी कंडीशंस बढ़िया से सेटिस्फाई हो रही है और ये अब एक एरोमेटिक कंपाउंड भी बन चुका है। मतलब अब ये वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा ना इसका, राइट? ओके। इसीलिए इन्होंने कहा कि जो साइक्लोपेंटाडाइन है ये हाईली एसिडिक होता है क्योंकि ये H पॉजिटिव को डोनेट करने के लिए तैयार बैठा हुआ होता है, क्योंकि डोनेट करने के बाद जो इसका फॉर्म बन रहा है ये स्टेबल है, जो अनायन यहां पे बन रहा है ये स्टेबल है और साथ ही में एरोमेटिक भी है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ केमिकल रिएक्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं, और भी 3-4 रिएक्शंस है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इसे फटाफट नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट यहां पर है साइक्लोहेप्टाट्राइन। हेप्टा मतलब 7 कार्बन की यहां पर रिंग है और उसमें 3 डबल बॉन्ड्स मौजूद है। देखिए ध्यान से ये क्या कह रहे हैं, साइक्लोहेप्टाट्राइन इज नॉट एसिडिक बिकॉज इट्स अनायन इज एंटी एरोमेटिक विच इज हाईली डिस्टेबलाइज्ड। मतलब देखो क्या, सबसे पहले तो हम लोग साइक्लोहेप्टाट्राइन का स्ट्रक्चर निकालते हैं। ये रहा वही स्ट्रक्चर, देखो कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड्स बना दो इस तरीके से, और यहां पर होंगे 2 हाइड्रोजन्स। क्लियर बात है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट? अगर हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन्स गिने तो यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, लेकिन ये कंपाउंड प्लेनर नहीं है तो ये कंपाउंड हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। अब बात अगर हम लोग एसिडिटी की कर रहे हैं, राइट, तो इसमें भी एक H पॉजिटिव को हम लोग निकाल के देख लेते हैं। भाई देखो ध्यान से देखना है, हम क्या कर रहे हैं, एक H पॉजिटिव को यहां से उड़ा दे रहे हैं। एसिड का क्या काम होता है? एसिड का काम होता है H पॉजिटिव को डोनेट करना, तो ये क्या है, एक H पॉजिटिव को डोनेट कर रहा है। तो अब जब इसने एक H पॉजिटिव को यहां पर डोनेट कर दिया तो इसके पास इस तरीके से एक अनायन जनरेट हो गया। अब देखो भाई पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, यहां पर है 2 2 4 2 6 2 8, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है, राइट? साथ में ये प्लेनर भी है, पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी कि हकेल रूल फॉलो कर लिया, 4n वाला प्लेनर भी कंपाउंड है। उसके बाद में साइक्लिक तो है, और उसके बाद लास्ट में अगर हम देखें तो ये कॉन्जुगेटेड भी है। तो सारी कंडीशन स्टिक हो रही है फॉर एंटी एरोमेसिटी। तो ये कंपाउंड जो है ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो
तो एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पहले ये कंपाउंड क्या था और अब ये कंपाउंड क्या है। अगर ये, अब बात यहां पे क्या हो रही है, बात यहां पे हो रही है कि H पॉजिटिव डोनेट करने, मतलब एसिडिटी शो करने के बाद उसका क्या हो रहा है। एसिडिटी शो करने के बाद यहां पर जो आपका कंपाउंड है वो एंटी एरोमेटिक हो जा रहा है। सारे के सारे कंपाउंड्स कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ गफला करके ये एरोमेटिक हो जाए, तभी ये स्टेबल होते हैं। एंटी एरोमेटिक हो या फिर नॉन एरोमेटिक हो, ये दोनों के दोनों अनस्टेबल होंगे। सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक ही स्टेबल होता है। एंटी एरोमेटिक भी थोड़ा स्टेबल होता है, लेकिन हम उसे इतना कंसिडर नहीं करते, हम सिर्फ एरोमेटिक को ही दर्जा देते हैं, ठीक है। तो एरोमेटिक बनने की कोशिश करना है सभी मॉलिक्यूल्स को, तो इसीलिए इसने क्या किया, एक H पॉजिटिव डोनेट करके देखा। जब उसने H पॉजिटिव डोनेट किया तो ये भी एक आयन बन गया, राइट। तो ये अनायन जो था ये एंटी एरोमेटिक हो गया, तो इस कारणवश ये एक अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, स्टेबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ओके। इसलिए इन्होंने लिखा है while the cycloheptadine is not acidic because its anion is anti-aromatic which is highly destabilized, ठीक है। तो स्टेबल नहीं है और एंटी एरोमेटिक ये नहीं हो पाएगा, और साथ ही में ये अनायन जब बन रहा है तो ये एंटी एरोमेटिक बन जा रहा है। इस कारण इन्होंने कहा है कि ये एसिडिक नहीं है, ये एक खराब एसिड है, राइट। तो फटाफट इसे नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं अगले केमिकल लोचे पर। नेक्स्ट कंपाउंड है यहां पर साइक्लोहेप्टाट्राइनिल ब्रोमाइड। देखो भाई, ये कंपाउंड क्या कहता है, ये कंपाउंड कहता है कि जब ये इसके आयनिक कंपाउंड के फॉर्म में होता है तो ये स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि ये यहां पर कटायन फॉर्म करता है, और ये जो कटायन ये फॉर्म कर रहा है ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि हाईली स्टेबल है। चलिए देखते हैं बनाकर। तो स्ट्रक्चर है सबसे पहले कुछ इस तरीके से, यहां पर है हमारे पास में हेप्टा है ना, हाँ, 7 मेंबर्ड रिंग, 7 मेंबर्ड रिंग यहां पर है। उसके बाद इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, और यहां पे लगा है एक ब्रोमीन। अब ये जो हैलोजन है ब्रोमीन, ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मतलब अगर ये यहां से जाने की कोशिश करता है तो वो इलेक्ट्रॉन को साथ में लेके जाता है, ना कि छोड़कर। मतलब अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को जिसके साथ इसने शेयरिंग की है इस रिंग के साथ, इन्हें लेकर चला जाता है तो यहां पर इस पर्टिकुलर कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अभी तो ये sp3 है ना, मतलब प्लेनर तो कंपाउंड आपका अभी नहीं है। लेकिन जब ये ब्रोमीन यहां से चला जाता है, ब्रोमीन के जाने के बाद बहुत ज्यादा आंसू आए इसे, और इतने आंसू आए कि सबको समझ में आ गया कि ये और कोई नहीं, खुशी के आंसू थे। तो ये जो खुशी के आंसू थे, इसके कारण ये एक अब कटायन बन चुका था, और ये कटायन एरोमेटिक है। कैसे? देखो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पे है, मतलब 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला हकेल रूल इसने फॉलो कर लिया है। इसके बाद में अगर देखें तो ये sp2 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 सब के सब sp2 है। तो यहां पर ये पर्टिकुलर कंपाउंड प्लेनर भी हो गया है, राइट। इसके बाद में साइक्लिक तो ये है ही, और कॉन्जुगेशन भी यहां पर है। देखो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन भी यहां पर है। मतलब सारी की सारी कंडीशंस यहां पर सेटिस्फाई हो रही है, जिसके कारण अब ये पर्टिकुलर जो कंपाउंड है ये एक एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। और एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं ये हाईली स्टेबल होते हैं, ये हमें पता है। तो अब पहले ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड था, और ये कन्वर्ट हो चुका है इस Br- को छोड़ने के बाद एक कटायन में, जो कटायन एक स्टेबल फॉर्म में है, क्योंकि ये अब एक एरोमेटिक कंपाउंड बन चुका है, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड है, ज्यादा स्टेबल है, और इस कारणवश जो ब्रोमीन है यहां पे से जाना चाहता है। नहीं चाहता है तो भी धक्का देके भेज देंगे, हमें बनना है स्टेबल, ठीक है ना। हाँ, साइक्लोहेप्टाट्राइनिल ब्रोमाइड इज एन आयनिक कंपाउंड, ये एक आयनिक कंपाउंड है। बिकॉज, अच्छा, अब इन्होंने सीधा सीधा ऐसा क्यों कह दिया कि ये आयनिक कंपाउंड है? क्योंकि यहां पर ये स्टेबल नहीं है। ये स्टेबल कब होता है? जब ये ब्रोमीन यहां से चला जाता है। तो ये हमेशा लगभग इसी फॉर्म में आपको ज्यादातर नजर आएगा, इसीलिए इन्होंने इसे एक आयनिक कंपाउंड ही कह दिया। बिकॉज इट्स कटायन इज एरोमेटिक विच इज हाईली स्टेबलाइज्ड, जो कि एक काफी ज्यादा स्टेबलाइज्ड फॉर्म है। आई होप आपके खोपड़िया में ये चीज घुस रही होगी।
किस तरीके से कंपाउंड्स अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं स्टेबल होने के लिए, जैसे कि इंसान करते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट नोट करिए इसे, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट इन्होंने हमें कहा है कि जो साइक्लोहेप्टाट्राइनोन ये मॉलिक्यूल है, आपको कंफ्यूज हो रहा होगा, मैं बना के दिखाऊंगा, डोंट वरी, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, वाइल साइक्लोपेंटाडाइन इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। अब देखो क्या है, सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे साइक्लोहेप्टाट्राइनोन का। देखो भाई, हेप्टा बोला है तो भैया 7 कार्बन तो होने ही होने हैं, तो इस तरीके से कंपाउंड होता है। डबल बॉन्ड्स की प्लेसमेंट होती है कुछ इस तरीके से, और यहां पे होता है डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये ONE, ठीक है, कीटोन वाला ग्रुप यहां पे प्रेजेंट है। अब होता क्या है, देखो काउंट करिए इस पर्टिकुलर कंपाउंड, देखो sp2 है, sp2 है, sp2 सब sp2 है, पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है, वेरी नाइस, ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो ये कंपाउंड को अगर मैं एरोमेटिक बनाना चाहूं, ये कंपाउंड को अगर मैं एरोमेटिक बनाना चाहूं तो ये अगर इस तरीके से हो जाए, देखो भाई यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, अगर ये बॉन्ड जो डबल बॉन्ड यहां कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, ठीक है, तो ये बॉन्ड इस तरीके से हो जाएगा, देखो O यहां पर नेगेटिव चार्ज और यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब अगर आप काउंट करेंगे तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। यहां पे आप देखिए कितने, 1 2 3 4, मतलब ये एक एंटी एरोमेटिक हो रहा था। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ दिया जाए, यहां पर नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की पूरी कोशिश करेगा। तो यही उसने किया, ऑक्सीजन के टकले पे है नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब आप काउंट करेंगे यदि इलेक्ट्रॉन्स, तो ये sp2 भी है और साथ ही में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पे मौजूद है। यहां पे थे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर ये कंपाउंड एरोमेटिक हो चुका है। अब ये कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक कहेंगे। क्यों भाई, अरे बन चुका है भाई एरोमेटिक, कैसे बन गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले रूल को फॉलो कर रहा है, साइक्लिक ये है, प्लेनर ये है और साथ में कॉन्जुगेशन भी यहां पर है। तो ये पर्टिकुलर कंपाउंड क्या है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब ये ज्यादा स्टेबल है, यानी कि ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी हम लोग कह सकते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा कि जो साइक्लोहेप्टाट्राइनोन जो मॉलिक्यूल है आपका, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों, इस वजह से क्योंकि ये पोलैरिटी प्रोड्यूस कर देता है खुद से ताकि वो स्टेबल हो पाए। लेकिन अगर हम बात करें साइक्लोपेंटाडाइनोन की, अब देखो ध्यान से, साइक्लोपेंटाडाइनोन मतलब कि 5 मेंबर्ड यहां पर रिंग होगी भाई इस तरीके से, और यहां पे है डबल बॉन्ड O। इस कंपाउंड को भी अगर हम यही वाला ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है, तो ये किस तरीके से बनेगा, देखो भाई यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर O पर नेगेटिव चार्ज और यहां पॉजिटिव चार्ज। क्लियर बात है। पहले कितने थे यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या यहां पर कोई भी कंपाउंड sp3 था, नहीं था। क्या यहां पर है, यहां पर भी नहीं है। लेकिन यहां पर अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो मात्र 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ रहे हैं। ये एक एंटी एरोमेटिक बन रहा है अगर हम इसे पोलर कर दे तो। इसीलिए ये इस पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं जाता, ये इसी फॉर्म में होता है। इसीलिए हम इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो इस कारण आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके के विभिन्न, है ना, परिवर्तन करता है कोई भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल अपने आप से स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए। और अगर नहीं कर पाता है स्टेबिलिटी को प्राप्त, तो वहीं पे रुका रहता है, ठीक है, वो वहीं पे रुका रहता है, वो पोलर नहीं होता। जैसे कि आप देख सकते हैं साइक्लोपेंटाट्राइनोन में हो रहा है, ठीक है। तो डाइनोन, सॉरी नॉट ट्राइनोन, डाइनोन, ये है हमारा साइक्लोहेप्टाट्राइनोन। क्लियर है। अब देखो, एरोमेटिसिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टेबलाइजेशन while anti-aromaticity is characterized by destabilization। क्लियर बात है, मतलब एरोमेटिक होगा सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद होगा नॉन एरोमेटिक, फिर होगा एंटी एरोमेटिक। ये इसकी क्या है, रिलेटिव स्टेबिलिटी है। इसे आप ध्यान रखेंगे, ये बेहद बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? एरोमेटिक। उसके बाद क्या है? नॉन एरोमेटिक। उसके बाद है एंटी एरोमेटिक। और लास्ट में हम ये कहेंगे कि ये रिलेटिव स्टेबिलिटी जो इसकी है ये अब हमें समझ में आ गई है। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक हो रहा है, एंटी एरोमेटिक नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी इसकी सबसे कम है। क्लियर बात है? तो स्टेबिलिटी जो होती है वो एंटी एरोमेटिक की सबसे कम होती है और उससे थोड़ी सी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है नॉन एरोमेटिक की, और सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है हमारे एरोमेटिक की। ये इसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी है। अगर आपको ऑप्शंस में पूछा जाए कुछ 4 अलग अलग मॉलिक्यूल्स और बताया जाए कि भैया इसे स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए, तो आप हमेशा सबसे पहले उसकी एरोमेटिसिटी देखेंगे, किस तरीके से कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, और उस हिसाब से उनका एक सीक्वेंस आप तैयार करेंगे और फिर ही आंसर को मैच करेंगे। ठीक है? तो इस तरीके से आपके 4 मार्क्स आ जाएंगे आपके पास, और फटाफट इसे नोट करिए। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब जो स्टेबिलिटी है हमारे कॉन्जुगेटेड कार्बोकटायंस की, ये हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा कार्बोकटायन, जो कि देखो दोनों जो मैं कार्बोकटायन की भी बात करने वाला हूं, ये दोनों के दोनों यहां पर कॉन्जुगेटेड होंगे। ध्यान देना है, दोनों के दोनों कॉन्जुगेटेड होंगे। और ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स जब एक कार्बोकटायन के फॉर्म में होते हैं तो तब हम इनकी स्टेबिलिटी किस प्रकार देखते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले यहां पर ये पंक्तियां पढ़ लेते हैं। रेजोनेंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकटायन। सबसे भारी रोल प्ले करता है रेजोनेंस जब बात आती है कार्बोकटायन के स्टेबिलिटी की। रेजोनेंस स्टेबलाइजेस द कार्बोकटायंस मोर इफेक्टिवली देन द हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन से भी ज्यादा अच्छे से रेजोनेंस डिफाइन करता है किसी भी कार्बोकटायन के स्टेबिलिटी को। एंड इंडक्टिव इफेक्ट, दोनों के दोनों खारिज हो गए यहां पर। ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ध्यान दीजिए, ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये कह रहे हैं कि जितने आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे, ग्रेटर कहां है? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर द स्ट्रक्चर्स ऑफ, ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ अबाउट इक्विवेलेंट एनर्जी, मोर विल बी दी स्टेबिलिटी। उतनी ही ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी। क्या बात समझ में आ रही है? देखो, जितने ज्यादा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उतनी ही ज्यादा इसकी एनर्जी होगी, मतलब स्टेबिलिटी होगी। क्या बात समझ में आई? अब इसके बारे में हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। चलो पहले मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद ऐसा क्यों हुआ यह मैं आपको बताऊंगा। ध्यान देना है, अगर मेरे पास एक कंपाउंड है, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहां पर है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 और इसके माथे पर है पॉजिटिव चार्ज। एक ये कंपाउंड है। दूसरा कंपाउंड मेरे पास में है, इसमें है एक बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग को लगा है एक CH2 विद अ पॉजिटिव चार्ज। दोनों के दोनों क्या है? कार्बोकटायन है। हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है। तो हम लोग कैसे बताएंगे? हम लोग इनके स्ट्रक्चर्स निकालेंगे, भाई कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इनके पॉसिबल है। देखो भाई, CH2 डबल बॉन्ड, यहां पे CH बॉन्ड CH2, यहां पे पॉजिटिव चार्ज। होगा क्या? रेजोनेंस होगा। कैसे होगा? ये जो डबल बॉन्ड है ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा और जैसे ही ये डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो गया, अब हमारे पास में जो मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरीके से होगा CH2। अब इस कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब तक तो आपको समझ में आ चुका होगा कि इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है। आ गया है ना समझ में? मान लूं मैं ऐसा? हाँ, भरोसा कर रहा हूं आप पर, तोड़ना मत। देखो CH2, उसके बाद है CH डबल बॉन्ड CH2, कुछ इस तरीके से, राइट? मतलब ये एक इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मतलब दो स्ट्रक्चर्स इसके पॉसिबल है। ओके, वेरी नाइस। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल था? हमारे पास में है एक बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग को यहां पर लगा है CH2 पॉजिटिव। अब देखो होता है क्या। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले ये जो डबल बॉन्ड है यहां पर शिफ्ट होगा, राइट? तो किस तरीके से आपका मॉलिक्यूल बन जाएगा आइए देखें। ये हमारी बेंजीन रिंग जो कि अब बेंजीन रिंग नहीं रही। क्यों? क्योंकि यहां पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज और अब इधर है एक डबल बॉन्ड और इधर एक डबल बॉन्ड, यहां पे आ चुका है डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये इसका एक स्ट्रक्चर था, ये इसका दूसरा स्ट्रक्चर है। क्लियर बात है? ओके। अब क्या होगा? अब ये पर्टिकुलर चीज यहां जाएगी फिर से, राइट? जैसे ये यहां गई, जो नया मॉलिक्यूल, ये जो डबल बॉन्ड है वो यहां शिफ्ट हुआ,
जो नया मॉलिक्यूल हमारे पास बन रहा है, जो नया कटायन हमारे पास बनने वाला है, वो है यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां पे नया डबल बॉन्ड, और यहां पे एक पहले का डबल बॉन्ड यहीं था ना, हाँ यहीं पे था, और बचा हुआ यहां पे डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस तरीके से ये है इसका स्ट्रक्चर नंबर 3। अब ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड यहां जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां जाएगा, और जैसे ही ये चीज होगी हमारे पास एक नया कटायन तैयार हो जाएगा जो कुछ इस तरीके से अब दिख रहा होगा। यहां डबल बॉन्ड, नया डबल बॉन्ड कहां बना, यहां बना, और इधर है डबल बॉन्ड CH2 विद अ पॉजिटिव चार्ज हियर। ठीक है, अब क्या ऐसा और हो सकता है, देखो होगा, लेकिन वो दोनों मॉलिक्यूल सेम होंगे। कैसे, देखो ये डबल बॉन्ड जब यहां पे आएगा तो आपके पास एक मॉलिक्यूल बन जाएगा जो कि है यही मॉलिक्यूल। ठीक है, और कोई नहीं, यही मॉलिक्यूल बनेगा, बस यहां पे ये बॉन्ड्स है ना वो शिफ्ट होंगे, तो ये बॉन्ड शिफ्ट होने की वजह से कोई अलग मॉलिक्यूल नहीं बन जाता। इसीलिए अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3, और ये होगा हमारा 4th स्ट्रक्चर, मतलब इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। इसके कितने थे, इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें इसके मिल जाते हैं। 4 रुपए नहीं लिखा है, ठीक है, यहां 2 रुपए 4 रुपए ऐसा नहीं लिखा है, यह है 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यह है 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मतलब जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल होगा एज अ कार्बोकटायन, इसीलिए ये पर्टिकुलर जो कार्बोकटायन है ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस। क्लियर बात है। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था रेजोनेंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकटायन। रेजोनेंस स्टेबलाइजेस द कार्बोकटायन मोर इफेक्टिवली देन हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने जो हमें बताई कि ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे ऑफ अबाउट इक्विवेलेंट एनर्जी, इक्विवेलेंट एनर्जी के होते हैं सारे के सारे, मोर विल बी दी स्टेबिलिटी, इसलिए ज्यादा है इसकी स्टेबिलिटी। क्या बात समझ में आ गई, आसान है, यस। और एग्जांपल्स लूंगा, टेंशन में बिल्कुल नहीं आना है, और मैं आपको इसके एग्जांपल्स देने वाला हूं नो डाउट, लेकिन उससे पहले फटाफट इसे कॉपी करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, यहां पे एक बढ़िया सा एग्जांपल आपके लिए लाया हूं, देखो पहला हमारे पास में है CH2, और यहां पर है हमारे पास एक बेंजीन रिंग, ठीक है, जिसके हमें पता है कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से अभी अभी पता किया था। उसके बाद हमारे पास एक और यहां पर इसी तरीके से मॉलिक्यूल है जिसमें कि यहां पर CH लगा हुआ है और यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पर है एक बेंजीन रिंग, ठीक है, राइट। सिमिलर तरीके से यहां पर अब एक कार्बन है और ऊपर यहां पर हमारे पास लगी है एक बेंजीन रिंग, कुछ इस तरीके से, और यहां पर भी है बेंजीन रिंग, और यहां पर भी। क्लियर है। तो इतनी बेंजीन रिंग्स हमारे पास है, कितनी, 3, और यहां पर है एक पॉजिटिव चार्ज। तो तीनों के तीनों यहां पे कार्बोकटायन है, राइट। अब बताओ कि कितना यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस में मौजूद है, राइट। तो यहां पर हमारे पास में 3 स्ट्रक्चर्स हैं, इसके बारे में तो हमें पता है कि 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहां पर है, ठीक है, 4। अगर मैं इसे छुपा दूं तो यहां पर कितने हैं, इधर भी 4 है, राइट। और अगर मैं इसे छुपा दूं तो यहां पर कितने हैं, इधर भी 4 है, लेकिन एक यहां पर स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो सेम होगा, इसीलिए यहां पर 4 नहीं, यहां पर टोटल आते हैं 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आप खुद इसे, इसके जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ये आप बनाकर देखेंगे, राइट। देखो चलो बना के बताता हूं मैं, एक ऐसे इमेजिन करके बताता हूं। ये एक स्ट्रक्चर है, ओके। दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा होगा, जब यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तीसरा स्ट्रक्चर यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। चौथा स्ट्रक्चर जब यहां से यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर बात है, ओके। पांचवा स्ट्रक्चर जब यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। छठवां स्ट्रक्चर जब यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और सातवां स्ट्रक्चर जब यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ऐसे 7 स्ट्रक्चर्स यहां पे बनते हैं। क्लियर बात है, ओके।
उसी तरीके से आप अगर इसके इमेजिन करेंगे तो यहां पे 7 नहीं, यहां पे टोटल 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने वाले हैं। मतलब कि इसके 4, अगर इन दोनों रिंग्स को मैं छुपा दूं तो इसके 4 है, हमें पता है। उसके बाद 5वां यहां पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तब, 6वां जब यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा तब, 7वां जब यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा तब, 7 हो गए। उसके बाद 8वां जब यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये 9th यहां पर पॉजिटिव चार्ज, और 10th यहां पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तब। तो ऐसे कितने 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब एग्जाम में क्या आप ये इतने बड़े मॉलिक्यूल के 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते रहेंगे? बताइए, 4 मार्क के लिए। अच्छा, सिर्फ इसका नहीं, इसका भी बनाना पड़ेगा फिर, राइट। और अगर याद नहीं है तो इसका भी बनाना पड़ेगा। तो तैयारी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज आती है तो आप चले गए सीधा और एग्जाम दे दी। आपको बहुत सारी प्रैक्टिस उस चीज के लिए करनी होती है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने का मतलब आपको कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स निकाले थे, अब क्या आपको इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स याद रहेंगे? नहीं भी याद रहेंगे तो जैसे मैंने आपको अभी इमेजिन करवाया कि पॉजिटिव चार्ज एक यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। अब ये मुझे कैसे पता है? क्योंकि मुझे पता है इसके रेजोनेंस में पॉजिटिव चार्ज कहां कहां आता है। कैसे? क्योंकि मैंने बनाकर देखा है। अगर आप बनाकर ही नहीं देखेंगे तो आपको आएगा कैसे? ठीक है। तो क्योंकि यहां पे 4 है तो अब मैंने थोड़ा सा इमेजिनेशन यहां पर लगाया। यहां पे 7 है और यहां पे 10। तो यहां पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो होगा जिसमें सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। तो सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किसमें मौजूद है? यहां, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में। उसके बाद इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में 7 और लास्ट में आएगा हमारा ये वाला। तो ये होगा इसका ऑर्डर। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। मैं आपके लिए यहां पर स्पेशली पॉजिटिव चार्ज वहां पे लगा रहा हूं जहां जहां पर ये नए मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है। यहां आपने अगर बना के देखना है तो आपने बना के देख लेना है, राइट। तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कितने हो गए, 3 3 3, ये कितने हो गए 9 और एक ये वाला 10। उसके बाद यहां पर देखिए 1 2 3, 1 2 3, ये कितने हो गए 6 और एक ये वाला खुद 7। सिमिलरली ये एक खुद, ये एक, उसके बाद यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज और यहां पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो गए 4 4 7 और 10। 10 रुपए, 7 रुपए और 4 रुपए में आपका काम हो चुका। एक बार फटाफट इसे नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए, अब एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि क्या है इसका आंसर। तो क्वेश्चन आपके लिए है यहां पर, चलो 2 क्वेश्चन दूंगा, एक इजी और एक ठीक ठाक। तो यहां पर है CH3 और यहां पे है CH2, यहां पे है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यह है हमारा 1, ठीक है। और ऐसा नंबर देता हूं ताकि आप लोग कमेंट बॉक्स में दे पाए। उसके बाद यहां पर होगा, क्या ले ले, अच्छा ठीक है, चलो ये CH2 डबल बॉन्ड, यहां पर CH बॉन्ड CH2, ठीक है। पता है ना आपको इसका तो कार्यक्रम। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट है, यह है सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर का है यहां पर, ये एक बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग को लगा है CH2, इस पे है पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है। और लास्ट में CH3, यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे CH3। चलिए लोन पेयर है इसके टकले पे तो आपको पता ही है। तो यहां पर है ये थर्ड और ये है फोर्थ। कमेंट बॉक्स में आप इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताएंगे, डिक्रीजिंग, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको बताना है, ठीक है। और कहां बताना है? कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इसका क्या है। और एक एकदम तुच्छा सा क्वेश्चन दे देता हूं, आई गेस कि आपको वो पहले से ही पता होगा, लेकिन फिर भी हमें यहां पर सॉल्व करना, मतलब आपको पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं पता है जिसको तो उसे पता चल जाएगा। CH3 बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद यहाँ पे है CH3 बॉन्ड, यहाँ पर CH बॉन्ड CH3, इस पे पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद फाइनली यहाँ पर CH3 बॉन्ड C, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज। प्रॉपर रीजन बताना है कि क्या रीजन है, क्यों आपने इसकी स्टेबिलिटी ऐसे लिखी है। अगर 1 है तो 1 रीजन बताइए, 2 है तो 2 रीजन बताइए, 3 है तो 3 बताइए, और अगर 4 है तो 4 बता दीजिए, ठीक है। तो ये रहे आपके दोनों क्वेश्चन।
आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है आपको। ये 1 2 3 4 1 2 3 4 मैंने यहां पर दिया हुआ है। तो ठीक है, फिर चलो फटाफट सॉल्व करो, स्टार्ट करो, बताओ अभी के अभी कमेंट बॉक्स में बताओ, वीडियो को पॉज करो और कमेंट बॉक्स में मुझे इसके आंसर्स आपसे चाहिए। ठीक है, चलो फटाफट सॉल्व करो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अब आइए कुछ और एग्जांपल्स करते हैं यहीं पर सॉल्व। देखिए सबसे पहले हमारे पास है यहां पर एक बेंजीन रिंग। ठीक है, इस बेंजीन रिंग को अब हम कर देंगे मल्टीप्लाई। ये एक की हो गई 2, 2 की हो गई 3 और 3 की कर दी 4। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं। अब यहां पे हम लगाते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। देखो भाई, यहां पे है NH2 और यहां पर है CH2 विद अ पॉजिटिव चार्ज। यहां पर है OCH3 और यहां पर है CH2 विद अ पॉजिटिव चार्ज। यहां पर लगाते हैं हम लोग CH3 और यहां पे है CH2 विद अ पॉजिटिव चार्ज। यहां पर होगा क्या, यहां पर होगा Cl और यहां पे है CH2 विद अ पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से देखिए, यहां पे हमें बताना है इनकी स्टेबिलिटी। कार्बोकैटायंस है क्या, और भी रीजंस हो सकते हैं इनकी स्टेबिलिटी के? हाँ जी हाँ, रेजोनेंस के अलावा। तो क्या क्या रीजंस है भाई? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नाइट्रोजन के टकले पर लोन पेयर है, कार्बन के पास 2 लोन पेयर्स हैं, सॉरी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, और क्लोरीन यहां पर कितने होते हैं? 3। लेकिन ये 3 सिर्फ सारे के सारे दिखावे के हैं यहां पे। देखो अब होता क्या है, ये जो नाइट्रोजन है इसके लोन पेयर इधर जाते हैं, ये यहां से यहां से यहां करते हैं स्टेबलाइज, फिर ये यहां से यहां और ये यहां से यहां करते हैं इसे स्टेबलाइज। यहां पर लगता है हाइपर कॉन्जुगेशन, पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये डोनेट होते हैं और फिर बाद में यहां पर रेजोनेंस होकर यहां पर स्टेबलाइजेशन होता है। लेकिन जब हम इस क्लोरीन के मामले में आते हैं तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। यहां पे पहले ही भुखमरी छाई हुई है, तो अब यहां पर इस भुखमरी के कारण यहां पर एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ऐसा नहीं कि जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तभी वो स्टेबल हो पाएगा। यहां पर तो उल्टा है, यहां पर तो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? खींचेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है तो ये सबसे कम स्टेबल होगा। मतलब हम यहां पर तो बात समझ में आ गई हमें कि ऐसा तो होने वाला है। ठीक है, अब देखो यहां पर है हमारे पास में पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, याद है कि भूल गए? हाँ, यहां पर भी है पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, लेकिन यहां पर थोड़ा ज्यादा है, स्ट्रांग है बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजन, राइट। उसके बाद यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन है, और यहां पर क्या है? यहां पे है निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो इस कारण यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है हमारा ये वाला पर्टिकुलर कंपाउंड, इसलिए हम इसे यहां पर इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद स्टेबल होता है हमारा ये कंपाउंड, नेक्स्ट ये, और फिर ये। क्लियर है? तो इस तरीके से आप सीक्वेंस देंगे 1 2 3 4, इस तरीके से इसका सीक्वेंस आता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही है। एक बार फटाफट इसे नोट करिए, फिर और बेहतरीन से एग्जांपल्स आपके सामने लेकर आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, यहां पर कुछ मैं स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे तब तक बताएंगे क्या होगा इसका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। यहां पर है बेंजीन रिंग, यहां पर है CH2 विद अ पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर मैं लगाता हूं ऑर्थो पोजीशन पे एक OCH3। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में, अच्छा इसे हम एक काम करते हैं ना, पहले कॉपी कर लेते हैं तो हमारा आसान हो जाएगा काम। ठीक है, उसके बाद ये हो गया और उसके बाद ये हो गया। ठीक है, ओके। अब देखो यहां पर हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे OCH3 लगा है, क्लियर बात है। यहां पे हम लोग पैरा पोजीशन पे OCH3 लगाएंगे और यहां पे मेटा पोजीशन पे OCH3 लगेगा। ये कुछ नहीं है, बेंजाइल कटायन है। आपको बताना है ये 1 2 3 एंड 4 इन सब में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? तो भैया ये देखो ध्यान से, लोन पेयर सबके पास है लेकिन दिखाता कोई नहीं। ठीक है, तो ये लोन पेयर इसके पास भी है, इसके पास भी है, और यहां पर भी है। वो तो उसकी बात बाद में करेंगे। देखो
सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर लोन पेयर है, ऑर्थो पोजीशन पे भी है। सबसे पहली चीज आपको ये देखना है कि जब आपके पास कोई कटायन है तो पॉजिटिव चार्ज आपका वहां कहां कहां जा रहा है। देखो पॉजिटिव चार्ज कहां कहां जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे जाता है और पैरा पोजीशन पे जाता है। मेटा पोजीशन पे जाता है क्या? नहीं, मतलब मेटा पोजीशन पे सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल होगा, लीस्ट स्टेबल ये होगा मेटा पोजीशन वाली साइड। ओके, अब देखो यहां पर इधर ये रहा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज जा सकता है, मतलब ये इसे स्टेबलाइज बहुत अच्छे से और आसानी से कर सकता है, लेकिन यहां पर थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, राइट। ओके, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? नो डाउट ये महाशय। क्यों? क्योंकि यहां पर ये डोनेशन भी होता है इस प्रकार से, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आता भी है और यहां पे बढ़िया एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मिलता है जो कि काफी ज्यादा स्टेबल होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा हमारा सेकेंड, उसके बाद होगा हमारा ऑर्थो वाला यानी कि फर्स्ट, उसके बाद होगा हमारा बेंजाइल कटायन, बेंजाइल कटायन, और उसके बाद उसे हम लोग फोर्थ लिख देते हैं, फोर्थ, और उसके बाद होगा हमारा थर्ड। तो ये होगा इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्या बात समझ में आ गई? यह है इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर, और इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, इस तरीके से आपको सोचना है ना, अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाना है और फिर डिसाइड करना है कि क्या होगा इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। चलिए फटाफट इसे नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो ध्यान से, यहां पे हमारे पास में है बेंजीन रिंग, ठीक है। इस बेंजीन रिंग को यहां पे लगा है CH2 विद अ पॉजिटिव चार्ज। अब हम क्या करेंगे, अब इस बेंजीन रिंग को हम लोग कॉपी कर लेंगे फटाफट, ताकि हमारा काम आसान हो जाए थोड़ा। ये देखो, ये बन गए 2, ये बन गए 3, और ये बन गया 4, ठीक है। ओके, अब देखो ध्यान से, यहां पर मैं लगा रहा हूं CH3, ठीक है। उसके बाद मैं लगा रहा हूं एक CH3 मेटा पोजीशन पे, एक CH3 यहां पर पैरा पोजीशन पे, और यहां पे कोई CH3 नहीं है, ठीक है। नंबरिंग दे देते हैं, ये है 1, ये है 2, ये है 3, और ये है फोर्थ वाला। क्लियर बात है? ओके, अब हमें बताना है कि कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। हमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा है, जिसमें सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर यहां पर जो CH3 आपको दिख रहा है ऑर्थो पोजीशन पे, ये बहुत जल्दी इसे स्टेबलाइज करता है। यहां पर थोड़ा सा मतलब मुश्किल है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहां पे आता ही नहीं है। देखो पॉजिटिव चार्ज कहां कहां आता है, यहां आता है, यहां आता है, यहां आता है। यहां पर ये इसे बहुत अच्छे से स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, ये इतने अच्छे से सेटिस्फाई इसको नहीं कर रहा। उसके बाद यहां पर भी देखिए, यहां पे है पॉजिटिव चार्ज, यहां पे है पॉजिटिव चार्ज, यहां पे आता है पॉजिटिव चार्ज, और साथ ही में यहां पर इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसे भी स्टेबलाइज करता ही है, नो डाउट, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज यहां पर कौन कर रहा है? यहां पे कर रहा है सबसे ज्यादा स्टेबलाइज ऑर्थो वाला सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। उसके बाद कर रहा है हमारा पैरा वाला सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, यानी कि थर्ड वाला। उसके बाद आता है हमारा मेटा यानी कि सेकंड, और लास्ट में क्योंकि यहां पे कोई CH3 नहीं है, कोई डोनेशन यहां पे नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये आता है लास्ट बेंजाइल कटायन, ठीक है। तो ये आएगा फोर्थ। तो इस तरीके से आता है इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, और करेंगे हम इस पे एग्जांपल्स, चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहले इसे नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड जो हम लोग कार्बोकटायंस के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें एक साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन होता है। ये जो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। इसके पीछे एक फैंसी सा रीजन है जिसका नाम है डांसिंग रेजोनेंस। जी हां, डांसिंग रेजोनेंस के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन आर मोर स्टेबल देन बेंजाइल कार्बोकटायन। अच्छा, ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन क्या होता है? देखो भाई ध्यान से, आपके पास होगी एक 3 मेंबर ड्रिंक, और इस 3 मेंबर ड्रिंक को यहां पर लगा होगा एक कार्बोकटायन, ठीक है। और बेंजाइल कार्बोकटायन मतलब क्या? देखो, बेंजाइल कार्बोकटायन मतलब बेंजीन है आपके पास,
और इस बेंजीन को लगा हुआ है यहां पर एक कार्बोकटायन। ठीक है, अब साइक्लोप्रोपाइल और यहां पे बेंजाइल कार्बोकटायन दो चीजें हैं। ये कह रहे हैं कि आपका जो साइक्लोप्रोपाइल है ये ज्यादा स्टेबल है। क्या रीजन है इसके पीछे ज्यादा स्टेबिलिटी के कारण? देखो, डांसिंग रेजोनेंस है इसके पीछे रीजन, ये भी मैं आपको आने वाली स्लाइड में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले हम लोग अभी देखने वाले हैं कि क्या साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी होती है। देखिए, ग्रेटर द नंबर ऑफ साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप अटैच टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकटायन। ये कह रहे हैं, लेट सपोज ये आपके पास कार्बोकटायन है, अब इसके ऊपर एक ही साइक्लोप्रोपाइल रिंग लगी हुई है, राइट। अगर मैं इसके ऊपर और एक से ज्यादा है ना और साइक्लोप्रोपाइल रिंग जोड़ देता हूं तो क्या किस्सा कुछ अलग होगा? देखिए भाई, ये यहां पर लगा दी मैंने एक, इसी को यदि मैं एक और लगा दूं तो एक काम करते हैं, यहां पे कार्बन अब लिख लेते हैं हम लोग ताकि आसान रहे। ये होगी दो साइक्लोप्रोपाइल रिंग। अगर मैं एक और जोड़ दूं तो देखिए ध्यान से, कार्बन, इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पर है एक साइक्लोप्रोपाइल रिंग, ये एक, ये दो, और ये रही हमारी तीसरी। तीन साइक्लोप्रोपाइल रिंग यहां पर है, एक, यहां पर दो और यहां पर तीन। इन्होंने हमें कहा है कि आपके पास जो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन है, नो डाउट ये बेंजाइल कार्बोकटायन से ज्यादा स्टेबल है। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, चिंता ना करिए, ये ज्यादा स्टेबल है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर मैं एक की जगह दो साइक्लोप्रोपाइल रिंग लगा देता हूं और दो की जगह तीन साइक्लोप्रोपाइल रिंग लगा देता हूं, तो जैसे जैसे रिंग का नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए तो क्या होगा? ये होगा सबसे ज्यादा स्टेबल नहीं, ये होगा सबसे ज्यादा स्टेबल जिसमें तीन साइक्लोप्रोपाइल रिंग मौजूद है, उसके बाद होगा दो वाला और उसके बाद होगा मात्र एक साइक्लोप्रोपाइल रिंग कंटेन करने वाला। ठीक है, क्या बात समझ में आ चुकी आपको? ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिए, इसे आप नोट करिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आना बहुत ज्यादा प्रोबेबल है। ठीक है, तो इसे फटाफट नोट करिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ये डांसिंग रेजोनेंस होता क्या है और क्यों, मतलब बेसिकली वो डांसिंग रेजोनेंस की वजह से ही है जो इन्होंने पहली पंक्ति हमें यहां पर दी है। इन्होंने क्या कहा है? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन आर मोर स्टेबल देन द बेंजाइल कार्बोकटायन। यस, दिस इज ट्रू, और उसका रीजन मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उसके पहले सबसे पहले इसे नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब ये जो स्टेबिलिटी है हमारे साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन की, ये किस वजह से होती है अब हम लोग ये देखेंगे। देखो भाई ध्यान से, द अनयूजुअल स्टेबिलिटी इज ड्यू टू द कॉन्जुगेशन बिटवीन द बेंट ऑर्बिटल्स ऑफ द साइक्लोप्रोपाइल रिंग एंड द वेकेंट p ऑर्बिटल्स ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन। मतलब अगर मैं यहां पर एक साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन ले लेता हूं, देखिए ध्यान से, रीजन बता रहा हूं, अब ध्यान से देखना है। ठीक है, राइट, ये है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन। क्लियर है? अब देखो, ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन यहां पर है, इसे स्टेबलाइज करने के लिए ये पर्टिकुलर बॉन्ड, ये जो मैं पिंक कलर में यहां पे बना रहा हूं, ये पर्टिकुलर बॉन्ड यहां पर ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, यहां पर ये ट्रांसफर हो सकता है। अब जब ये बॉन्ड यहां पर ट्रांसफर होता है तब इस पर्टिकुलर कार्बन से एक बॉन्ड कम हो गया, राइट, क्योंकि ये बॉन्ड टूटकर यहां पर आ चुका है, तो इस पर्टिकुलर बॉन्ड से एक बॉन्ड कम हो चुका है। ओके, अब देखो भाई ध्यान से, क्या होगा? जैसे ही ऐसा कुछ होता है आपके पास एक नया स्ट्रक्चर बनेगा जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा, और यहां पे आ चुका है अब एक पॉजिटिव चार्ज। क्या बात समझ में आ गई? यहां पर CH2 है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। ओके, अब देखो नेक्स्ट, क्या इसके विपरीत कुछ हो सकता है? देखो यहां पर ये जो पर्पल में मैंने यहां पर एक बॉन्ड बनाया है, जब ये बॉन्ड इसकी जगह ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर होता है तब आपका स्ट्रक्चर किस तरीके से नजर आता है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन का? तो वो देखिए, डबल बॉन्ड यहां और कुछ इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर दिखेगा, यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो चीज है, ये जो दोनों बॉन्ड्स की शिफ्टिंग हो रही है, ये कंटिन्यूअसली होते रहती है, और कंटिन्यूअसली होने के कारण यहां पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक जगह पर नहीं है। ठीक है,
मतलब जो आने वाला जो रिएक्टेंट है, जो इसके ऊपर अटैक करेगा, जो अटैकिंग स्पीशीज है, उसे इस पॉजिटिव चार्ज की खबर पड़ती ही नहीं है कि वो कहां पर है और कहां पर जाके वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। सपोज करिए यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल है, राइट, ये न्यूक्लियोफाइल यहां से आया। अब इसने देखा कि कभी ये पॉजिटिव चार्ज यहां था, कभी ये यहां था, कभी ये यहां था, और ये इतना फास्ट होता है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये डिसाइड ही नहीं कर पाता कि मैं इस कार्बन पर अटैक करूं, इस कार्बन पर अटैक करूं या फिर इस कार्बन पर अटैक करूं। इस पर्टिकुलर रेजोनेंस को हम क्या कहते हैं? इस पर्टिकुलर रेजोनेंस को हम लोग डांसिंग रेजोनेंस कहते हैं। आप डांस करें कभी? डांसिंग रेजोनेंस। ये रेजोनेंस जो है ऐसा लगता है, ऐसा व्यतीत होता है कि ये डांस कर रहा है, और इसीलिए इसे नाम दिया गया डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, तो डांसिंग रेजोनेंस इसका नाम है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आने की ज्यादा संभावना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर देखिए द अनयूजुअल स्टेबिलिटी, ये जो स्टेबिलिटी आ रही है हमारी साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटाइन की, जो कि बेंजाइल कार्बोकटाइन से भी ज्यादा स्टेबल कहा जा रहा है, ये क्यों है? बिकॉज ऑफ द कॉन्जुगेशन बिटवीन द बेंट ऑर्बिटल्स, यानी कि यहां पर जो ऑर्बिटल्स है हमारे, राइट, ऑफ द साइक्लोप्रोपाइल रिंग, ये रिंग के जो ऑर्बिटल्स हैं, मतलब ये बात कर रहे हैं इन ऑर्बिटल्स की, यहां पर जो ऑर्बिटल्स मौजूद हैं इनकी, इन ऑर्बिटल्स का, और साथ ही में जो वेकेंट पी ऑर्बिटल है यहां पर इस पॉजिटिव चार्ज पर, ये पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या है? यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, डिफिशियंसी है, मतलब यहां पर जो पी ऑर्बिटल है ये वेकेंट है। तो ये वेकेंट पी ऑर्बिटल और ये जो बेंट ऑर्बिटल्स है हमारे साइक्लोप्रोपाइल रिंग के, इनके बीच में जबरदस्त कॉन्जुगेशन होता है, और इस कॉन्जुगेशन की वजह से ये रेजोनेंस होता है, और इसे हम क्या कहते हैं? डांसिंग रेजोनेंस। और यही रीजन है इसके अजीब से स्टेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, तो फटाफट इसे नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसका हम अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहे तो कैसे बनेगा भाई? देखो, रेजोनेंस हाइब्रिड हम लोग बनाना चाहे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, और यहां पर हम कर सकते हैं एक चीज, देखो ये हमेशा वैसा का वैसा रह रहा है, चेंज क्या हो रहा है? यहां पे और यहां पे, राइट, यहां पे चेंज हो रहा है। डेल्टा पॉजिटिव कहां आ रहा है? यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है और यहां पे आ रहा है। ये तीन जगह पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है, और डबल बॉन्ड कहां पे आएगा? डबल बॉन्ड यहां पे आएगा, राइट। तो इस तरीके से हम इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं। ये क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड, नोट करना है। चलिए अब देखिए, फिनाइल कार्बोकटाइन एंड विनाइल कार्बोकटाइन आर हाईली अनस्टेबल। ये क्या कह रहे हैं? देखो भाई, फिनाइल कार्बोकटाइन मतलब क्या? आपके पास बेंजीन रिंग यदि है, और इस बेंजीन रिंग के किसी एक कार्बन पर ही यदि पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे आप क्या कहेंगे? फिनाइल कार्बोकटाइन कहेंगे। विनाइल कार्बोकटाइन मतलब क्या? विनाइल कार्बोकटाइन मतलब CH3CH डबल बॉन्ड CH, और ये पॉजिटिव चार्ज यदि यहां पर है तो जो फिनाइल कार्बोकटाइन होता है और जो विनाइल कार्बोकटाइन होते हैं, ये दोनों कार्बोकटाइन्स काफी ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। क्यों? देखो, मैंने आपको बताया था अगर ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन की काफी ज्यादा डेफिशिएंसी है। ठीक है, राइट। अब इसे यदि हमें स्टेबिलाईज करना है तो हम कैसे ग्रुप्स अटैच करेंगे? बोलो, यहां पर हम ऐसे ग्रुप्स अटैच करेंगे ना जो इसे स्टेबल करे, जो इसे इलेक्ट्रॉन्स दे, राइट। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये CH3 इसे दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो फिर तो ये स्टेबल ही है, तो अनस्टेबल क्यों है? ध्यान से देखो, ये जो कार्बन है, इस कार्बन की और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आप मुझे बताइए। देखिए, काउंट करिए, डबल बॉन्ड को भी 1 कंसीडर करना है, सिंगल बॉन्ड को भी 1 कंसीडर करना है, तो 1 और 2 दो है, मतलब sp हाइब्रिडाइज्ड है। और यहां पर देखें तो यहां पर डबल बॉन्ड और यहां पर एक सिंगल बॉन्ड, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड है। अब हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर अगर हम देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp, उसके बाद होता है sp2, और उसके बाद होता है सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp3। क्लियर बात है? मतलब जो sp हाइब्रिडाइज्ड है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मतलब वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने की इच्छा जाहिर करेगा। मतलब अगर ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है मतलब ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है,
और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन ही एक कार्बोकैटायन है। मतलब यहां दिक्कत बेहद ज्यादा बढ़ चुकी है। जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वहीं पर आप देखेंगे कि जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, राइट। और इसे देख लीजिए भाई, अगर आपको शक हो कि भाई इसको कनेक्टेड जो है ये भी आपको sp2 हाइब्रिडाइज मिलेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं है बोलो। ये क्या है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहां पर कार्बोकैटायन को जो अटैच्ड यहां पर कार्बन है ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कार्बन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन को अटैच्ड एक कार्बोकैटायन है। डोनेशन की बात नहीं हो पाएगी और इसी कारण ये काफी ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। इसीलिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि फिनाइल कार्बोकैटायन एंड विनाइल कार्बोकैटायन आर हाईली अनस्टेबल, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, बिकॉज इन दीज कार्बोकैटायंस द इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कंटेन्स द पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है भैया इसी पर पॉजिटिव चार्ज है। क्या बात समझ में आ गई? इस तरीके से हम लोग स्टेबिलिटी देखेंगे और हम लोग यहां हाइब्रिडाइजेशन से भी स्टेबिलिटी को देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रहे हर एक छोटी छोटी बात, इसे फटाफट नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। दिस इज युवराज सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।